ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से ना मैंने कोई भी अपडेट डाली नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा पंगे अभी पड़ रखे थे इस बाइक के साथ में। एंड इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जो है ना वो आ रखे थे, इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ मेजरली आ गए थे। 13, 14, 15 डेज़ के आसपास लग गया होगा। तो इतने दिन ना काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो रखा था। आप इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर रेड को वापस से देख रहे हो एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम बिहाइंड इट, यही सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। एंड अगर आप भी एक CBR 250R को ओन कर रहे हो या फिर ओन करना चाहते हो तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपके साथ भी देखने को मिल सकती है। तो आप इस वीडियो के थ्रू जो है ना वो प्रिपेयर हो जाओगे। एंड चलो अभी फटाफट से इंट्रो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारे साथ में है हमारी ब्यूटीफुल CBR 250R AKA द रेड। बेसिकली दो प्रॉब्लम्स के साथ में ये बाइक अभी चल रही थी। एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो कि सडनली आ गई एंड दूसरी मैकेनिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 4 कॉइल सील हमारी रिप्लेस कर दी गई है एंड कुछ भी ऑयल लीकेज वगैरह यहाँ पे नहीं है। सो अब जाके हम वापस से व्हीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। होपफुली कर देनी चाहिए, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं अभी अनाड़ी हूँ इन सारी चीज़ों में। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ। साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा अभी अचानक से देखो एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको कि जो दोनों व्हीकल्स हैं ना, 2 व्हीलर्स में मेस्ट्रो एंड CBR दोनों ना डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। मतलब छोटे मोटे काम हो गए तो इनमें भी ये दोनों बाइक्स को ज़्यादा चलाया जाता है। सो दैट्स वाई दोनों बाइक्स की ना रनिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली दोनों जो व्हीकल्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए, क्योंकि एक भी बाइक या फिर कह के एक भी 2 व्हीलर में अगर कुछ भी दिक्कत आ जाए ना तो हमको ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो हमारे डिले हो जाते हैं। कुछ दिनों से ना मैं फील कर रहा था कि भाई थोड़ी सी बाइक ओवरहीट ज़्यादा हो रही है। मतलब यहाँ पे ये जो हीट लेवल का इंडिकेटर है ना वो तो 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जा रहा था, लेकिन एक्चुअली ये जो टैंक का पोर्शन है ना ये कम्प्लीटली गर्म हो जाता था नीचे की साइड से। एंड चैसी को अगर आप हाथ लगाओगे ना तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा गर्म फील होती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार बाइक ओवर हीट हो रही है, लेकिन इसका जो मतलब हीट लेवल इंडिकेटर है ना वो इंडिकेट नहीं करता था कि बाइक ओवर हीट हो रही है। तो मुझे लगा नॉर्मल होगा, बाइक ठंडी हो जाएगी अपने आप से। बाइक को मैं लेके जाता हूँ एंड बाइक जो है ना वो ज़्यादा हीट होने की वजह से बंद हो जाती है। अब मैं थोड़े टाइम के बाद में वापस से एक बार सेल लगाने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्यूल इंजेक्टर जितने भी मोटरसाइकिल्स होते हैं ना ये कम्प्लीटली सेंसर्स के ऊपर काम करती है, ठीक है। अगर ये बाइक ओवरहीट हो जाए ना तो इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। जब तक बाइक ठंडी ना हो जाए तब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक चीज़ होती है। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई सेंसर्स के बेस के ऊपर चलने की वजह से ना इन बाइक्स में ना अगर कोई दिक्कत आ जाए ना, अगर बैटरी के रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो आप कुछ भी कर लो, आप बाइक को नहीं स्टार्ट कर सकते हो। सो ये 2 मेजर नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो आपको इन टाइप की FI मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। उसके अलावा तो देखो FI मोटरसाइकिल में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव भी पॉइंट है। उनके बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे कि भाई कार्बोरेटर में कहाँ पे क्या फ़ायदा है, फ्यूल इंजेक्टेड में क्या नुकसान है। अब सीन इस तरीके से होता है कि भाई मैं बाइक को थोड़ी देर के बाद में यानी कि ठंडा हो जाने के बाद में वापस सेल लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाइक जो है ना वो अपना सेल्फ नहीं उठाती है। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि भाई बाइक की शायद बैटरी जो है ना वो ड्रेन हो गई है। सो बैटरी को चार्ज करवाएंगे तो अच्छी हो जाएगी। तो मैंने बाइक की बैटरी को चार्ज में रखवा दिया एंड चार्ज होने के बाद वापस से मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। तो स्टार्ट तो हो गई, लेकिन उसके बाद ना थोड़ी सी आगे चलने के बाद ही वापस से वो मतलब करंट पास नहीं कर रही थी एंड वापस से बाइक बंद हो गई। तो बैटरी कम्प्लीटली वापस से ड्रेन हो गई। सो ये दिक्कत जो है ना वो 2 से 3 दिन तक मेरे साथ में चली है एंड दैट्स वाई मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इस चीज़ को लेके। क्योंकि देखो कि कोई भी एक मोटरसाइकिल अगर आपकी डेली यूज़ में, प्राइमरी यूज़ में ज़्यादा आती है ना, और अगर उसी में ही कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रखी होती है तो आपके सारे ही काम जो है ना वो अटक जाते हैं एंड इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद जाके मैं बाइक को प्रोफेशनल के यहाँ पे भेजता हूँ। तो बेसिकली ये बाइक का जितना भी काम है ना वो गुजरात ऑटो से हुआ है एंड वहाँ पे अपने जानने वाले भैया है आरिफ भाई, तो उन्होंने बाइक का सारा ही काम अपने ही सुपरविज़न के अंडर में करवाया है। ऐसा हो रहा था कि भाई बाइक जो है ना वो ज़्यादा ओवरहीट हो जा रही थी छोटे छोटे टाइम पीरियड में। सो उसकी वजह से ना अपना जो रेक्टिफायर यूनिट था ना हीट हो रहा था, रेक्टिफायर यूनिट। तो दैट्स वाई हमको लगा कि भाई इसी में ही दिक्कत है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट है जिसको कहते हैं RR यूनिट एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लेस किया रहता है। एंड ये आप देख रहे हो ना, तो ये है अपनी CBR का फिल्टर बॉक्स एंड यहाँ से बाइक ब्रीथ करती है
एंड ये देखो ये वायरिंग है, प्रॉपर वायरिंग हार्नेस है, तो अभी इसको भी चेक किया जाएगा कि भाई क्या सीन है। बाकी ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है एंड यही मेन रोल जो है ना वो आपका प्ले करती है आपकी बाइक की बैटरी को वापस से रिचार्ज करने में। जब आप बाइक को चलाओगे ना उस टाइम पे इसी की वजह से आपकी बैटरी जो है ना वो रिचार्ज होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी में ही प्रॉब्लम है, दैट्स वाई। तो अभी चेक करेंगे, एक बार वायरिंग हार्नेस भी चेक करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग चीज़ें रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि एक बार सारी ही चीज़ों को टेस्ट आउट कर रहे थे, तो सारे के सारी चीज़ों को डायग्नोस किया गया अच्छे से एंड उसके बाद जाके हमको पता चलता है कि भाई आरआर यूनिट में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर बाइक की ना मैग्नेटिक कॉइल जो होती है या फिर स्टेटर कॉइल जो होती है ना वो उसमें प्रॉब्लम आ गई है। अब स्टेटर कॉइल काम क्या करती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्रैंकशाफ्ट जो होती है ना वो क्रैंकशाफ्ट के साथ में मैग्नेटिक कॉइल जो है ना वो कनेक्टेड की जाती है एंड जैसे ही आपकी क्रैंकशाफ्ट घूमेगी ना तो क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन के साथ साथ आपकी मैग्नेटिक कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी एंड उसकी वजह से जो है ना वो आपका करंट जनरेट होगा एंड वो जाके फिर बैटरी में स्टोर होता है। तो ये होता है एंड इन टाइप की बाइक्स में देखो बैटरी को रिचार्ज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइक चलती रहेगी तो बैटरी रिचार्ज होगी एंड बैटरी रिचार्ज होएगी तभी तो बाइक चलेगी। तो दैट्स वाई उसकी जो वाइंडिंग्स होती है ना वो सारी की सारी जल रखी थी एंड ये पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी ज़्यादा रीजंस की वजह से हो सकती है। मे बी शायद बाइक ज़्यादा ओवर हीट हो रही थी उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, या फिर मे बी शायद देखो एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस बाइक को लेने के बाद मैंने कोई भी गलती नहीं की है, ये चीज़ तो है। क्योंकि देखो 8 से 9 साल पुरानी ये एक मोटरसाइकिल है। अब सोचो 8 से 9 साल पुरानी मोटरसाइकिल में अभी तक कुछ भी इशू है नहीं, तो छोटे मोटे इश्यूज़ आना तो लाजमी है भाई, ये सारी चीज़ों का वियर एंड टेयर हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी आज की डेट में अगर आप इस बाइक को देखोगे ना 2023 चल रहा है, ये 2014 वेरिएंट है एंड आज की डेट में अगर आप इस बाइक को देख लोगे ना इन पर्सन तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि भाई ये 8 से 9 साल पुरानी बाइक है एक्चुअली। तो मेरे पास टोटली 2 ऑप्शंस थे, या तो फिर मैं न्यू मैग्नेटिक कॉइल के असेंबली ला के होंडा की तरफ से सोर्स करके डलवा दूँ, या तो फिर मैं करवा सकता हूँ इसकी रीवाइंडिंग यानी कि उसको वापस से रिस्टोर कर सकता हूँ। तो 2 ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास पड़े हुए थे। अब देखो ऑप्शन 1 जो है ना यानी कि होंडा की तरफ से सोर्स करने वाला, उसमें सीन क्या है कि भाई जो हमारे यहाँ के होंडा वाले हैं ना वो क्या बोलते हैं कि सर आप पार्ट यहीं पे ही चेक कर लो, अगर पार्ट में कुछ भी फॉल्ट है तो हम यहीं से ही रिप्लेस करके दे देंगे, अगर आप लेके जाते हो उसके बाद कुछ भी गड़बड़ आती है तो हम जवाबदार नहीं रहते इसके पीछे। सो वो लोग कोई भी वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ थी एंड जो रीवाइंडिंग का काम है ना जहाँ पे मैंने करवाया है वहाँ पे ना इस चीज़ की भैया वारंटी वो लोग दे रहे थे कि भाई हम काम अच्छे से करेंगे, आपको 6 मंथ्स की प्रॉपर वारंटी भी दी जाएगी। तो मैंने यही चीज़ समझी कि भाई चलो कोई ना, हम थोड़ा सा कॉस्टली यहाँ पे पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वारंटी मिल रही है, दैट्स वाई मैं वहाँ पे मैंने काम करवा दिया। अब इस प्रॉब्लम के तहत हमारे 7 से 8 दिन लग गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एंड 8 दिनों के बाद जाके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली अभी वर्क कर रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी इतना ज़्यादा खर्चा हो ही गया है तो यार और थोड़ा सा पॉकेट ढीली कर ही लेता हूँ मैं। तो इसके जितने भी पेंडिंग काम्स थे ना वो सारे के सारे कर दिए हैं, जो कि आपको देखने को मिल ही गया है। स्टार्टिंग में इसकी जो 4 कॉइल सील थी वो हमने रिप्लेस कर दी है, इस साइड वाली ओरिजिनल जेन्युइन होंडा की डाल दी है। मैंने इस बाइक का ना जितना भी फ्यूल लाइन की चीज़ें थी ना वो सारी की सारी क्लीन करवा दी है, यानी कि आपकी थ्रॉटल बॉडीज़ हो गई, साथ इंजेक्टर भी मैंने क्लीन करवा दिया है, इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडीज़ एंड मैं अपना फ्यूल पंप, तो ये 3 चीज़ जो है ना वो मैंने क्लीन करवा दी है। तो अच्छे से अब फ्यूलिंग जा रही है। आरिफ का कहना है कि भाई इस बाइक को अब देना चाहिए लगभग 32 से लेकर 34 तक का माइलेज इन सिटी एंड ऑन द हाईवे लगभग 38 के आसपास देना चाहिए। अब मैं यही चेक कर रहा हूँ, यही टेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा दिनों से कि भाई क्या माइलेज दे रही है क्या नहीं। वैसे अभी के करंट माइलेज के बारे में बात करूँ तो लगभग समवेयर अराउंड 30 के आसपास मिल रहा है सिटी में। तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस माइलेज। आपको ना बढ़िया कंटेंट अभी देखने को मिलने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी बस आज की इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो पसंद आई है लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लो, बहुत ही अच्छी पोस्ट एंड फोटोज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो एंड सेफली राइडिंग करो।